क्या? दो, मास और नंबर के टर्म्स में। वॉल्यूम भी करा दिए थे, वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं किए थे। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है पहले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पर टर्म है एनटीपी और एसटीपी। ये दोनों में अंतर बता चुके हैं। एनटीपी वर्सेस एसटीपी, क्या डिफरेंस है दोनों में? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, या ऑलमोस्ट 273 केल्विन। एंड प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm। यहाँ पर टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, 273 केल्विन। प्रेशर हियर 1 बार। वन एटीएम 1 बार लगभग बराबर है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? अगर हम यहाँ देखें तो 1 एटीएम 1.01325 बार, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है। तो यहाँ पर अगर हम 1 मोल गैस ले और यहाँ भी 1 मोल गैस ले, तो आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? PV बाई RT। नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट ये जो रिलेशन है इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, किस में लेंगे? P लेंगे प्रेशर ऑफ गैस, V हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट। क्या होता है इसका वैल्यू? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। या अगर हमको जूल में नहीं दिया हो, ये तब यूज करेंगे जब प्रेशर पास्कल में लिया हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया हो, SI यूनिट में हो, तभी आप R की इस वैल्यू को यूज करेंगे। इस वैल्यू को अदर देन नहीं यूज करना है। प्रेशर अगर पास्कल में दिया हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है या नहीं है तो इसमें ले जाएंगे, तभी इस R की वैल्यू को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये जूल जो है यहाँ पर तभी यूज कर सकते हैं जब SI यूनिट है, पास्कल में प्रेशर हो। इसकी दूसरी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 0.0821, लेकिन ये तब जब प्रेशर ATM में हो, इसलिए यहां पर है लीटर ATM
या एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। इस आर की वैल्यू को कब यूज करना है? इस आर की वैल्यू को यूज करना है जब प्रेशर किस में हो? एटीएम में हो। प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तब इस आर की वैल्यू को यूज करेंगे। एक और वैल्यू आर का यूज कर सकते हैं 0.083, तब जब प्रेशर बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। लीटर बार पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। मतलब ये तब आपको यूज करना है जब प्रेशर किस में हो? बार में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर बार में हो, तो आप इसको यूज करेंगे। एक और वैल्यू है 1.99 लगभग 98, या इसी को लगभग हम ले सकते हैं 2 कैलोरी। कैलोरी में अगर पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब आर की ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, बट कैलोरी में। तो जूल को कैलोरी में या कैलोरी को जूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यूज करने के लिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। कौन बड़ा है, जूल या कैलोरी? कौन बड़ा है, कैलोरी या जूल? कैलोरी बड़ा यूनिट। ठीक है, लिखिए। पहले इतना नोट करिए जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आप यहां से यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पीवी बाई आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्वेश्चन आइडियल गैस क्या है, थोड़ा सा आइडियल गैस के बारे में भी जान ही लीजिए जब आप पढ़ ही रहे हैं। तो क्या है आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या है? क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस लेंगे? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या है? दो तरह का गैस है, एक रियल गैस, एक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स 1 हो आइडियल, और रॉल्स लॉ को देखो। रॉल्स लॉ लिक्विड के लिए है, रॉल्स लॉ तो लिक्विड के लिए है, और ये हम गैस के लिए देख रहे हैं। रॉल्स लॉ भी नहीं, वहाँ हेनरीज लॉ था एक जो गैस के लिए था, रॉल्स लॉ लिक्विड के लिए। हाँ, जो इस इक्वेशन को ओबे करता है एक, ठीक है, मान सकते हैं कि इस इक्वेशन को जो ओबे करेगा वो आइडियल गैस कहलाएगा। इसके अलावा और कुछ? नाइट्रोजन एन एग्जाम्पल में। अच्छा, तो देखिए पहले इसको समझिए। आइडियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ना है, आइडियल और रियल गैस। बट थोड़ा सा कंसेप्ट आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको कुछ नहीं दिया है आप आइडियल ही लेके चलेंगे। तो आइडियल आप कैसे, क्या लेंगे, कब लेंगे, इसको आप समझिए। सेम होगा, उसको आइडियल कहेंगे। नहीं, अब समझिए, लिख लिए। पहले तो ये समझना है कि आइडियल क्या है। आइडियल गैस जो हम बोल रहे हैं वो कौन सा गैस को आइडियल बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। आइडियल कुछ नहीं होता है, आइडियल होता ही नहीं है कुछ।
नथिंग इज आइडियल। कोई गैस आइडियल कैसे हो सकता है जब आइडियल हो ही नहीं सकता है? तो इसका मतलब आइडियल कुछ भी नहीं है। 100% आइडियल कुछ भी नहीं है, बट नियर अबाउट आइडियल इज आइडियल। वो आइडियल का मतलब क्या है? नियर अबाउट जो हम बोल रहे हैं, तो वो नियर अबाउट क्या होना चाहिए? तो दो एजम्पशन किसी भी गैस को आइडियल बनाता है। वो दो एजम्पशंस हटा दे तो वो रियल होगा, और वो दो एजम्पशंस ले ले तो वो आइडियल हो जाएगा। या ऐसे कहे कि जितना भी गैस आप जानते हैं वो सभी रियल गैस है, आइडियल है ही नहीं। वो सभी क्या है? रियल गैस। ऑल गैसेस आर रियल। बट वही रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगा अगर हम इस दो कंडीशंस को जोड़ दें। वो दो कंडीशन क्या होगा? दो कंडीशन क्या होगा जो उस रियल गैस को आइडियल बनाता है? उसमें एक कंडीशन है आइडियल गैस के लिए, पहला कि जिस कंटेनर के अंदर हम उस गैस को रखते हैं, उस कंटेनर का वॉल्यूम उस एक गैसेस पार्टिकल, गैसेस मोलिक्यूल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो। क्या बोले कि साइज ऑफ या वॉल्यूम ऑफ, साइज ऑफ वन गैसेस पार्टिकल या गैसेस मोलिक्यूल is negligible in comparison to या with respect to size of the container, volume of the container, size of the container। उस कंटेनर का वॉल्यूम, साइज बोले तो वॉल्यूम से है, साइज का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम से है, साइज का मतलब वॉल्यूम से है। तो वॉल्यूम ऑफ वन गैसेस मोलिक्यूल, एक गैसेस मोलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर में रखे हुए जितने भी गैसेस मोलिक्यूल्स हैं उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक गैसेस मोलिक्यूल का वॉल्यूम अगर नेग्लिजिबल हो जाए, इसमें बहुत सारे हमने गैसेस पार्टिकल्स डाला है। दीज आर द गैसेस पार्टिकल्स। आपको तो अभी दिख भी रहा है बट एक्चुअल में ये दिखता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि गैस के मोलिक्यूल्स का साइज या किसी भी मोलिक्यूल का साइज कितना छोटा होता है, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर भी हम अगर ये कहें कि अगर हम इसमें एक गैसेस मोलिक्यूल को उठा लें, उस गैसेस मोलिक्यूल का साइज इस कंटेनर के साइज के रेस्पेक्ट में अगर नेग्लिजिबल लेते हैं, साइज को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में ये जो गैस हमने लिया है ये क्या हो जाएगा? आइडियल। मतलब आपके पास गैस के पार्टिकल्स जो हैं, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम बहुत छोटा हो, किसके कंपैरिजन में? कंटेनर के रेस्पेक्ट में। ये एक एजम्पशन लेना है। दूसरा ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है, वो ठीक है मूव करता है, ब्राउनियन मोशन में मूव करता है, एक दूसरे से टकराता है। ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और आपस में भी टकराता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जब मूव कर रहा होगा तो इस कंटेनर में कई सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स उस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेगा इस तरह से, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक, इस तरह से ये मूव करता रहेगा। तो इस प्रोसेस में, इस कॉलिजन में क्या होगा? इस तरह से ये आपस में भी टकराएगा और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी इसका कॉलिजन होगा। आपस में जो कॉलिजन है उसका मैग्नीट्यूड, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो कॉलिजन हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में अगर निग्लिजिबल होगा तो वह आइडियल माना जाएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच? मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्सेस
क्या होना चाहिए, इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कॉलिजन बिटवीन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड पार्टिकल्स। पार्टिकल का कॉलिजन जो हो रहा है उसमें भी फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ से अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है तो इसका जो कॉलिजन का फोर्स होगा वो, और पार्टिकल जो आपस में टकराता है वो कॉलिजन का फोर्स, ये कॉलिजन कहीं ज़्यादा होगा इस कॉलिजन की तुलना में। इस कॉलिजन को हम नेग्लेक्ट मान के चलते कि ये मोलिक्यूल्स आपस में जो कॉलिजन कर रहा है वो नेग्लिजिबल है। वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जो कॉलिजन है वो ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, तो उस केस में विद रिस्पेक्ट टू कॉलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर, अगर ये दो एजम्पशन है तभी वो आइडियल होगा, अदरवाइज आइडियल नहीं होगा। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर दें तो वो आइडियल होगा। और इसी को वान डर वाल ने एक इक्वेशन के जरिए, जिसको रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, वहां से भी प्रूफ करने की कोशिश किया था। जो इक्वेशन आप जानते हैं, ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। रियल गैस इक्वेशन या इसी को वान डर वाल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। वान डर वाल गैस इक्वेशन क्या, यह है P प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। nRT ये रियल गैस इक्वेशन, जो कि जितने भी गैसेस है सभी रियल है। अगर ये दो एजम्पशंस को ना ले तो ऑल गैसेस आर कंसिडर्ड एज रियल गैस। इफ two assumptions are taken, then only the gas becomes ideal, otherwise no gas is ideal। इस दो assumption के साथ कोई भी गैस क्या होगा, आइडियल होगा। इस दो assumptions को नहीं लेंगे तो वह गैस कभी भी आइडियल नहीं है। दो मतलब दोनों कंडीशंस को लेना है, एक को नहीं। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ए और बी, यहाँ पर वान डर वाल गैस कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं वान डर वाल गैस कांस्टेंट। कहेंगे सर ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा दे रहे हैं, ब्रीफ कर दे रहे हैं, क्योंकि आइडियल अभी आपको लगातार आइडियल ही पढ़ना है। कहीं भी गैस होगा तो आइडियल है, तो उसके बारे में आपको ये मान के चलना है कि ऐसा कुछ होता है। इस कंसेप्ट को नहीं लेके चलना है अभी। तो यहाँ पर ए जो है ये बेसिकली फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स को बताता है, और बी यहाँ पर साइज को बताता है। ए यहाँ पर क्या है, इंटर मोलिकुलर फोर्स के लिए यूज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए यूज करते हैं, और बी यहाँ पर साइज या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ए को 0 कर दें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को नेग्लिजिबल ले लें, और साइज ऑफ द मोलिक्यूल्स को 0 कर दें, मतलब एक मोलिक्यूल का साइज पूरे कंटेनर के साइज के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस केस में आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या हो जाएगा, then equation 2 becomes P plus 0 into V minus 0 बराबर nRT, मीन्स PP बराबर nRT। इसका मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया जो आप पहला देखे थे। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस इक्वेशन तब बना जब ये दो एजम्पशंस लिए हैं। अगर ये दो एजम्पशंस नहीं लेंगे तो उस केस में वह रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी गैस आइडियल दो ही केस कंडीशन में हो सकता है, यदि उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, और साइज ऑफ गैसेस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू टोटल साइज ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज टेकन। ठीक है, इसको नोट करिए। यहां तक हो गया। कब कहाँ यूज करना है ये भी आपको ध्यान रखना है, हर जगह यूज नहीं करेंगे आर की इस वैल्यू को।
हो गया। गैस जो वॉल्यूम हमने लिखा वो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम है, पूरे गैस का वॉल्यूम नहीं। गैस के एक पार्टिकल, गैस पार्टिकल की वॉल्यूम बोल रहे हैं, गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम करें कंटेनर के रिस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे पढ़ना ही है। अब इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट, जिग जैग पाथ, तेरे मेरे रास्ते। ठीक, इन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है। तो अब वापस आते हैं यहाँ, एनटीपी पे हमने टेम्परेचर प्रेशर ये लिया, एसटीपी का टेम्परेचर प्रेशर ये होता है। अब इस दोनों में हमें एक मोल गैस यहाँ भी लेना है और एक मोल गैस यहाँ भी लेना है और देखना है कि एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, एक मोल गैस कितना वॉल्यूम यहाँ ऑक्युपाई करेगा। और वो गैस क्या है, आइडियल है, और आइडियल है तो सभी गैस एक जैसा है, सभी गैस एक जैसा, चूंकि उसकी साइज नेग्लिजिबल है। तो एट एनटीपी हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय
1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, या इसी को कहेंगे मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? तो V निकालना है और PV बराबर nRT से V अगर निकालेंगे तो nRT बाई P, nRT बाई P, तो V हो जाएगा nRT बाई P, जहाँ n नंबर ऑफ मोल हमें कितना लेना है? 1 मोल। हमने कितना मोल लिया है? 1 मोल गैस लेना है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रेशर एनटीपी का 1 atm है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आपको किस में लेना है? केल्विन में। टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में लेंगे, T इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, यहाँ लिख लेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22.4 लीटर अराउंड आ जाता है। इसको सॉल्व करने से 22.4 लीटर आता है। यही चीज अगर हम एसटीपी पे निकालें, एट एसटीपी जहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं, गैस फिर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस या मोलर वॉल्यूम, अगेन इसको कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर V क्या होगा? nRT, अगेन nRT बाई P, n नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू 0.083 लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बार में है, एक बार नहीं, इनटू टेम्परेचर केल्विन में 273.15 एंड प्रेशर 1 बार है। बार का इस वैल्यू को लेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 22.7 लीटर। ऑलमोस्ट 300 ml का डिफरेंस है। 1 मोल गैस एनटीपी और एसटीपी पे लेते हैं तो लगभग 300 ml का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एनटीपी पे 22.4 लीटर, एसटीपी पे 22.7 लीटर, दोनों में डिफरेंस है। बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन जब करते हैं मूल में, तो लगभग एनटीपी एसटीपी को एक ही मान लेते हैं। बट क्वेश्चन में अगर एसटीपी का वैल्यू डाटा कुछ ऐसा दिया हो तो आप यही लेंगे। लेना और होना दोनों में अंतर है। अगर होने की बात किया जाए तो 22.7 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट होने में और लेने में, हम लेने में ले लेते हैं 22.4 भी एसटीपी एनटीपी, इसलिए हम कह देते हैं कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है, एट एनटीपी या एट एसटीपी ले 1 मोल गैस होगा तो उसके कारण वॉल्यूम 22.4 लीटर है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि 22.4 लीटर एनटीपी का वॉल्यूम है 1 मोल का, और ये एसटीपी का वॉल्यूम है, वो था डिफरेंट। 300 ml कम है, 300 ml कम है। अगर आप 1 लीटर के रेस्पेक्ट में 300 ml को देखें तो 1 लीटर दूध लेने जाइए, कोई 300 ml कम दे तो पता चल जाएगा। 700 ml मिला 1 लीटर में तो पता चल जाएगा, नहीं 1 लीटर तो नहीं है। हाँ, लेकिन 22.7, 23 लीटर, 22 लीटर अगर हम ले रहे हैं उसमें 300 ml कम है तो पता नहीं चलेगा, चलेगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंतर नहीं है, अंतर है। लेकिन आप क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आप एक ही वैल्यू लेंगे ये, ठीक है। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल गैस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कॉरेस्पॉन्ड करेगा कितना वॉल्यूम को? 22.4 लीटर वॉल्यूम को कॉरेस्पॉन्ड करेगा अगर एनटीपी पे लेते हैं तो।
तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 224 लीटर गैस है, एनटीपी पे मेजर किया हुआ 224 लीटर गैस है, तो कितना मोल गैस होगा, कितना मोल गैस होगा? अगर हम कह रहे हैं 1 मोल गैस जो कि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, या हम ऐसा कहें कि 22.4 लीटर आइडियल गैस है जो एनटीपी पे अगर मेजर किया जाए तो उसके कितने मोल्स होंगे? 1 मोल्स। तो अगर मेरे पास 224 लीटर गैस है एनटीपी पे मेजर किया हुआ, तो कितने मोल्स ऑफ गैस होगा? 10 मोल्स ऑफ गैस होगा। कितने मोल्स ऑफ गैस होगा? 10 मोल्स ऑफ गैस होगा। अगर हम कहें कि मेरे पास 224 लीटर है, एनटीपी का मेजरमेंट पे 224 लीटर गैस है, तो इसका मतलब 1 मोल 22.4 लीटर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो 224 लीटर में कितने मोल्स? तो 224 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आ गया? 10 मोल। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी या एसटीपी ले रहे हैं, बट अंतर है, फिर से कह रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस कॉरेस्पॉन्ड टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो अगर हम कहें कि 224 लीटर गैस है, एनटीपी पे मेजर किया गया, तो कितना मोल होगा? 10 मोल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 10 मोल। तो ये आया कैसे? ये 10 मोल कैसे आया? इस गिवन वॉल्यूम को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया, सिंपल। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी या एसटीपी is equal to volume of gas in liter by a standard molar volume. A standard molar volume मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, and which is volume of gas in liter by 22.4. अगर लीटर में लिए तो ये, अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर, तो 2400। तो मोल्स निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला और आ गया, लेकिन ये सिर्फ एनटीपी पे मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, एनटीपी या एसटीपी। हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं। हर टेम्परेचर प्रेशर पे अगर करना हो, एनी टेम्परेचर प्रेशर पे करना हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल वेदर टेम्परेचर प्रेशर इज एनटीपी और नॉट। एनटीपी है तो भी यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं। दिस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, ऑलवेज एप्लीकेबल। ये आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज एप्लीकेबल। मोल्स फाइंड करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज में एसटीपी एनटीपी भी आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एनटीपी और एसटीपी के लिए ही यूज करेंगे, ऑलवेज नहीं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये लिख चुके हैं, ये लिखिए। तो ऑलवेज एप्लीकेबल जहां लिखे हैं आप उसको लिख सकते हैं एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यूज करना हो, मोल्स निकालना हो, तो पीवी बराबर एनआरटी यूज करेंगे। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे मोल्स निकालना हो तो पीवी बराबर एनआरटी से जाएंगे, और अगर एनटीपी पे निकालना हो तो फिर इतना कैलकुलेशन से आप बचेंगे, और उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बाद वाला जो अभी किए हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लिख लिए?
तो मोल्स निकालने का 4 फॉर्मूला था, आप चारों फॉर्मूला सीख गए हैं, मतलब मोल्स अब आ गया। हाँ, एक चीज़, एक और फॉर्मूला आप आगे सीखेंगे मोल्स के लिए, या 2 फॉर्मूला और देंगे जब कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तब। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इससे भी आप मोल निकालेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये आगे आएगा, बट उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इवन एट STP पे भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और डाटा अगर कभी दिया हो 22.7 के हिसाब से तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिए। Find the number of molecules of sulfur dioxide gas in 1.12 milliliter of SO2 measured at NTP. Measured at NTP. अगला क्वेश्चन, find the value of कीजिए इसको तब तक। Two moles of gas SOx occupies a volume of 2 moles of gas SO3 मान लीजिए अभी, occupies a volume of 44 liter at 0 degrees Celsius and X atmospheric pressure. Then the value of X will be X ATM प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 2 मोल गैस है SO3 के, जो कि
44 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगा? करिए जल्दी। ओके okay. हम्म 1.12 को डिवाइड करना है से, वो आंसर होगा। हाँ, मोल्स। उसके बाद उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलिक्यूल्स निकालना है, मोल्स निकाल ले, तो मोल्स निकालने के बाद मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करने से ना। क्या करेंगे? एनटीपी पे दिया हुआ है, तो कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम वाला। यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस एट एनटीपी 1.12 गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22400। मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में लेंगे, तो ये आपका आ गया 1/2000। ऐसा है क्या? इतना मोल आ गया। अब इतना मोल है तो पूछा जा रहा है कितने मोलिक्यूल्स हैं, तो मोल निकल गया तो मोलिक्यूल्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ SO2 मोलिक्यूल्स is 1/2000 into n है 6.022 10 to the power 23/2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4, तो 3.011 into 10 to the power 19 molecules। कैलकुलेशन फंस गए, हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे ना, एनटीपी तो है नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस एंड x एटीएम, जरूरी है कि x 1 ही हो? नहीं, और नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों? ये 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये 1 होता तो ये एनटीपी हो जाता, और एनटीपी पे 2 मोल SO3 गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता? 44.8 लीटर करता। कितना करता? 44.8 लीटर करता। इसका मतलब ये 44.8 लीटर नहीं है तो ये एनटीपी नहीं है, क्योंकि 2 मोल एनटीपी पे 44.8 करता, और एनटीपी नहीं है तो यह प्रेशर 1 ATM नहीं है। अब या 1 से ज़्यादा या 1 से कम, ये देखना है। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT यूज करेंगे। आपको निकालना है प्रेशर X ATM nRT/V, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, R की वैल्यू ATM में है तो 0.0821 लेना है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन, बाय वॉल्यूम आपको कितना लेना है? 44 लीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी प्रेशर आएगा वो ATM में आंसर आएगा। ठीक, ठीक, कर लेंगे।
चलिए, तो ये भी मोल निकालने का एक तरीका था, ये भी आप लोग कर लिए। क्वेश्चंस इसमें मिक्स करके देगा, कैसे देगा वो देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल है, मॉड्यूल किसी के पास? नहीं, नहीं मिला। आसान क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और सीखिए यहाँ पर, डेंसिटी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाए, उसके बाद इसको करेंगे। सॉल्यूशन नहीं, अभी तो हम लोग मोल सिर्फ निकालना सीखे हैं। अभी मोल का एप्लीकेशन स्टोइकियोमेट्री तो बचा हुआ, अभी तो स्टोइकियोमेट्री करना है बस। अभी तो हम लोग मोल्स निकालना सीखे हैं और कुछ नहीं सीखे। टर्म है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो क्वेश्चन है वेपर डेंसिटी क्या है। तब इसके लिए आपको पहले कुछ टर्म समझना पड़ेगा। वेपर डेंसिटी, वीडी का मतलब है वेपर डेंसिटी। तो यहां पर एक टर्म है डेंसिटी। या एब्सोल्यूट डेंसिटी, डेंसिटी है एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव में ही आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, ये सब क्या है सुने नाम। डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम। किसी भी गैस की डेंसिटी अगर कहे तो डेंसिटी ऑफ मास, डेंसिटी मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक, एक और टर्म इसमें आ जाएगा वेपर डेंसिटी, जो आप लिखे हैं अभी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो यहां पर ये सब में अंतर है, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा। डेंसिटी रिलेट एब्सोल्यूट डेंसिटी एक ही है। इसका मतलब क्या है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। जिसका भी डेंसिटी निकालना होगा उसका मास बाय उसका वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। इसी को एब्सोल्यूट डेंसिटी कहेंगे। बट रिलेटिव डेंसिटी जब भी होगा तो किसी के रिलेटिव होगा। और इसका यूनिट, अगर डेंसिटी का यूनिट कहा जाए तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml या किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर। इसको हम लोग किलोग्राम पर ml भी कभी कभी लिखते हैं, लेकिन एक ही यूनिट में अगर देखें तो मास को ग्राम में लिए, वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिए। ये डेंसिटी है। अब है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, वो स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, किसी के रिलेटिव अगर हम लेते हैं तो वह रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ये हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। किसी स्टैंडर्ड, किसी को हमने स्टैंडर्ड माना, उस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में डेंसिटी निकाल रहे। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
और वो सब्सटेंस हमारा स्टैंडर्ड है, उसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखना चाह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी हो। मतलब दो डेंसिटी, एक डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव हो गया। तो एक को हमने स्टैंडर्ड माना, उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी हमारा रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी होता है। ये दोनों रिलेटिव डेंसिटी है, जहां पर एक केस में वाटर को स्टैंडर्ड माना गया और दूसरे केस में हाइड्रोजन गैस को स्टैंडर्ड माना गया। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड हम बोल रहे हैं वह स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, या स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड अगर हम पानी को ले रहे हैं तो उस केस में यह स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है, और अगर हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं तो वेपर डेंसिटी हो जाता है। इसका मतलब these two are relative density. These two are relative density. बट यहाँ रिलेटिव में स्टैंडर्ड पानी है, यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस है। इसलिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम पर cc। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी भी गैस की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डेंसिटी ही है। डेंसिटी बाय डेंसिटी मतलब डेंसिटी का रेशियो है, बट ये भी डेंसिटी ही है। तो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर स्टैंडर्ड किसको माना गया? स्टैंडर्ड पानी को लिया गया। अगला है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी भी रिलेटिव डेंसिटी है। अब ये भी किसी गैस की ही डेंसिटी है, लेकिन किसके रिलेटिव? हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव। किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव अगर हम देखें तो वह वेपर डेंसिटी कहलाएगा। डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव किसी भी गैस की डेंसिटी वेपर डेंसिटी, वाटर के रिलेटिव किसी भी गैस की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी किसी के रिलेटिव भी हो सकता है, और डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो, ठीक, नोट करिए, मास बाय वॉल्यूम, ये सिंपल डेंसिटी है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब वर्ड्स आते हैं क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम जब करेंगे तो ये सब आएगा। जहां भी आता है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इस मतलब से बहुत सारा चीज आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स आपके यहीं से निकल जाएगा। क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए होते हैं उसमें भी आंसर छुपा हुआ रहता है, इसलिए वो टर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वन ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन चाहिए। मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर मास का कोई यूनिट है? मोलिकुलर मास का कोई यूनिट नहीं है। है रिलेटिव मास है, कोई यूनिट नहीं है। वेपर डेंसिटी का भी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी बाय डेंसिटी है। ठीक। अब ये रिजल्ट क्या है और उसको कैसे लाएंगे उसको भी देखिए, उसमें भी कंसेप्ट छुपा हुआ है। वेपर डेंसिटी लिख लिए। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई 2, या मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बट क्वेश्चन है कैसे आया? कैसे आया? तो देखिए, वेपर डेंसिटी हमने क्या लिखा है? वेपर डेंसिटी क्या लिखा है? वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट? तो क्या डेंसिटी ऑफ गैस को लिख सकते हैं मास ऑफ 1 liter of gas by density of hydrogen gas, mass of 1 liter of hydrogen gas? हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। डेंसिटी, ये अब वेपर डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो है। अब हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी हमारा मास बाई वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। तो हम डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को डेंसिटी के टर्म्स में ले गए और डेंसिटी को मास और वॉल्यूम के टर्म्स में लेके जाएंगे, जिसमें वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया। वॉल्यूम को हमने फिक्स कर दिया, दोनों जगह सेम वॉल्यूम ले रहे हैं, रेशियो है। तो सेम वॉल्यूम अगर लेते हैं तो डेंसिटी का रेशियो मास का रेशियो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को सेम कर दिया तो डेंसिटी का रेशियो मास का रेशियो हो जाएगा। अगर हम कहें कि डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ फिक्स वॉल्यूम। और वो फिक्स वॉल्यूम तुम ले लो 1 लीटर या वी लीटर, कुछ भी ले सकते हैं। लीटर ऑफ गैस बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों? कैसे? कैसे? चूंकि जब हमने डेंसिटी लिखा तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या लिखा? डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी हो गया मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बाय डेंसिटी, नीचे डेंसिटी है हाइड्रोजन गैस का, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने इस दोनों को सेम कर दिया, इस दोनों को सेम ले लिया जी। वॉल्यूम ऑफ गैस यहां पर और वॉल्यूम ऑफ गैस दोनों को सेम कर दिया। तो जैसे ही सेम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नहीं करेंगे तो नहीं। अगर हमने यहाँ 1 लीटर लिया, यहाँ भी 1 लीटर लिया, यहाँ 10 लीटर लिया, यहाँ 10 लीटर, यहाँ वी लीटर, यहाँ वी लीटर, दोनों जगह वॉल्यूम सेम कर देंगे तो मास का रेशियो ही तो डेंसिटी का रेशियो होगा। मास का रेशियो ही डेंसिटी का रेशियो होगा। हम कह सकते हैं ऐसा, क्या कह सकते हैं? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको थोड़ा सा हम और रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर 1 लीटर गैस का और 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास का रेशियो अगर है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP
बाई मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस एट NTP, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 लीटर का मास का रेशियो लिया था। अब 1 को हमने 22.4 लीटर से 22.4 से यहाँ भी 22.4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम कहें कि मास ऑफ 1 लीटर, मान लो मास ऑफ 1 लीटर मान लो 5 ग्राम है और नीचे मास ऑफ 1 लीटर 10 ग्राम है मान लेते हैं, तो मास ऑफ अगर हम 22.4 लीटर कहते हैं तो 22.4 इतना ग्राम हो जाएगा और ये इतना ग्राम हो जाएगा, तो क्या अभी भी दोनों का रेशियो वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? वही रहेगा। नहीं समझ? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर हम इसको लिख सकते हैं तो 1 लीटर की जगह पे हम दोनों जगह 22.4 लीटर ले लिए, तो क्या गलत किए? कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो है, कट जाना है, और कट जाना है तो ले भी सकते हैं। तो बस एक स्टेप और बढ़ना है। अब इसको क्या लिखेंगे? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP इज नथिंग बट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। NTP पे किसी गैस के का वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है, इसका मतलब ये तय है कि उस गैस का कितना मोल होगा? 1 मोल होगा, राइट? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा? ग्राम मोलिकुलर मास। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल, वेट के टर्म्स में क्या लिखे थे? वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अगर मोलिक्यूल है तब तो जो भी गैस लेंगे तो गैस मोलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, H2 N2 O2 SO2 SO4 SO3 CH4 C2H6 NO2 N2O4, जो भी गैस होगा, ओजोन O2 O3 O2, जो भी गैस होगा वो मोलिकुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो जाए तो वेट ही तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, वेट ही ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। दोनों बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे? क्या इसको लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज नथिंग बट ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस बाय नीचे ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाँ या ना? तो अब इसको अब क्या लिख सकते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस ग्राम में होता है और ये भी ग्राम में होगा, तो इसको अगर किसी गैस का ग्राम में लिखना है तो वो मोलिकुलर मास ग्राम लिख सकते हैं। मोलिकुलर मास को ग्राम में व्यक्त करें तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं, मोलिकुलर मास को ग्राम में लिखें तो उसको ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं।
तो जो भी गैस का मोलिकुलर मास होगा उतना ग्राम लिखेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो यहां पर बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम ले सकते हैं? मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम ही तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन होगा। H2 का मोलिकुलर मास 2 का कोई यूनिट नहीं, लेकिन इसी को अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ग्राम से ग्राम गया कट। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वही सही है। इसलिए कंसेप्ट अगर वही सही है तो कभी भी गलती नहीं होगा, नहीं तो कहीं ग्राम बाई, ठीक है, कुछ नहीं, और वो वेपर डेंसिटी हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं, तो यहां पर यूनिट कैसे आएगा? अब तुमसे एक क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया? अब तुमसे एक क्वेश्चन, फिर मोलिकुलर मास बाई 2 हो गया। हाँ, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या? वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर मास बाई 2। तो मोलिकुलर मास क्या हो गया? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब थोड़ा सा आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं जी? तो बताइएगा आप, तैयार है? अगर हम कहते हैं कि मोलिकुलर मास का यूनिट होता है U, जो कि आप पहले आप जानते थे कि मोलिकुलर मास का यूनिट U, जो कि एटॉमिक मास का यूनिट U आप बोल लेते। एटॉमिक मास का आपने यूनिट क्या बोला था? U बोला था ना। एटॉमिक मास का यूनिट आपने U बोला था कि किसी भी एटम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1U बोलते थे। तो हाइड्रोजन के मोलिकुलर मास क्या होगा? 2U। अब क्या गलती करते थे हम, उसको दिखा रहे हैं। क्या गलत है या नहीं आप ही बताएं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1U लिखते हैं तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2U होगा। जो गलती कर रहे हैं वो गलती लिख रहे हैं अभी, और गलती क्यों लिख रहे हैं वो आप ही बताना है। तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या होगा? 2U। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U लिखते हैं तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2U। तो वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास बाई 2। तो मोलिकुलर मास कितना? 2U बाई 2, मतलब 1U। अब इतना बड़ा, इतनी बड़ी गलती हम कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? वेपर डेंसिटी को U में मेजर कर रहे हैं, और अभी अभी हम कहें कि वेपर डेंसिटी तो रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी तो रिलेटिव डेंसिटी है, फिर यह रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट है क्या? आपने तो यही कहा, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट है U। या तो वो सही है या तो ये सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। अब जो कंसेप्ट लेके चल रहे हैं गलत कंसेप्ट, तो गलत कंसेप्ट से रिजल्ट भी गलत आ रहा है। अगर एटॉमिक मास का यूनिट आप U लेंगे तो मोलिकुलर मास का भी यूनिट U होगा, और अगर मोलिकुलर मास का यूनिट U होगा तो वेपर डेंसिटी का यूनिट U होगा, जबकि वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, हैज नो यूनिट। तो फिर जब कोई यूनिट नहीं है तो हम यहां यूनिट कैसे दे सकते हैं? नहीं, आप कहेंगे सर इसको ग्राम में लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ लिख दो। 1U को क्या लिखेंगे? 1U को लिख देते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम। अब तो और बड़ा मिस्टेक, नहीं, वेपर डेंसिटी का यूनिट क्या ले रहे हैं? ग्राम। क्या ये सही है? इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे थे। इसलिए हमने छोटी छोटी चीज को बताया कि आप उस गलती से बचे। गलत सीखना और सिखाना दोनों अपराध है, ठीक? इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए
ये हो गया। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोल में आएंगे। मोल का कंसेप्ट जो है ना, थोड़ा सा शुरू में लगता है कि बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन जब समझ लेंगे ना तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं। हम तो ये देखते हैं कि इसको जितना अच्छे से समझे रहेंगे उतना एंजॉय करेंगे, और जितना कंफ्यूज रहेंगे उतना ही मुश्किल में, तो उतना ही भारी लगेगा ये। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ पढ़े सॉलिड पढ़े। लिक्विड गैस नहीं, सॉलिड। हाँ, इसमें ऑर्गेनिक भी हम पढ़ाएंगे तो उतना ही डेप्थ में लेके जाएंगे। दिक्कत वही है कि हम पढ़ाएंगे तो फिर हर जगह डेप्थ में ही जाएंगे और कंसेप्ट को क्लियर ही रखेंगे। इसलिए ऊपर ऊपर से हमसे उम्मीद नहीं करिएगा कि सर जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से खींच दीजिए, ऐसा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हम जब भी करेंगे तो इतना देंगे कि आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपका विश्वास रहेगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भले आंसर गलत है। हम ये भी कह दें कि नहीं ये आंसर गलत है, आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि किताब के और जो सीट के क्वेश्चंस अगर गलत हैं तो आप उसको गलत कह सके। ये नहीं कि वो गलत है और हम उसको मिलाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि आंसर मिल जाए किसी भी तरह से। ये हमारा ड्यूटी नहीं है, हमारा एम ये नहीं है कि हमें आंसर मिलाना है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर गलत दिया रहता है या गलत होता है, तो हमें उसको मिलाने के चक्कर में नहीं रहना है। गलत है तो गलत है, ये हमें पता होना चाहिए और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये गलत है, मिलाना नहीं है। मिलाने के चक्कर में अपना कंसेप्ट को बिगाड़ लेंगे, ऐसा कतई नहीं करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ मोल हेडिंग देंगे, इसको करेंगे। एक क्वेश्चन तब तक करिए, एक क्वेश्चन इस पर करिए तब तक, एक क्वेश्चन। हाँ, घर से करके लाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए। या अभी कितना समय लगेगा? 7.5 लीटर ऑफ a gas, a particular gas at STP weight कितना है? 16 ग्राम। What is the vapor density of gas? जल्दी अभी करना है। What is the vapor density of gas? What is the vapor density of gas? 7.5 लीटर ऑफ गैस, कोई पर्टिकुलर गैस, कोई गैस है एट STP जिसका वेट 16 ग्राम है,
हाँ कितना 8, गलत। क्या करेंगे इसको, इतना लीटर एसटीपी पे है तो मोल निकल जाएगा, और वेट भी दिया हुआ है तो इससे भी मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का दो फॉर्मूला, एक हो गया वेट वॉल्यूम इन लीटर बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 22.4, और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ये लिख लिए, और नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला वेट बाय वेट इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास, बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस, दोनों तो मोल्स ही है। तो यहाँ से वॉल्यूम इन लीटर कितना 7.5 बाई 22.4 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम कितना 16 बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस, गैस। तो आप यहाँ ले सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस निकल गया, ऑफ गैस कितना आ गया, कितना आ गया 16 इंटू 22.4 अब बाई 7.5। ये ग्राम मोलिकुलर मास जो आया वो किस में आया, ग्राम में आया, और उसी ग्राम को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। अगर इस ग्राम को हटा दें तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, अगर ग्राम में है तो ग्राम मोलिकुलर मास है, अगर ग्राम हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मोलिकुलर मास ऑफ गैस निकल गया कितना 16 इंटू 22.4 अब बाई 7.5। अब ये मोलिकुलर मास आ गया, आपसे पूछा जा रहा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बाय मोलिकुलर मास बाई 2, नहीं तो ये जब निकल गया तो आप यहाँ से वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास बाई 2। तो जो भी आया सॉल्व कर लेंगे जी, आंसर होगा, आंसर शायद दिया हुआ है उसमें 24, तो आंसर आप इसको निकाल लेंगे। ये वैल्यू आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 15 है ना, 15 23.89 लगभग 24, ठीक। तो इस तरह से ये अगली क्लास में हम लोग मोल का एप्लीकेशंस स्टोइकियोमेट्री करेंगे। तो अब तक जितना कुछ पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि एप्लीकेशंस में दिक्कत ना हो। क्या सेव किए थे पिछले क्लास में?